इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय लोक प्रशासन से संबंधित कुछ अन्य लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं वो 4 हैं। सबसे पहला है वह भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। किसी विदेशी नागरिक को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है उसकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तीसरा है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य है वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के भी योग्य है। और फिर है किसी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर जो है वो कार्यरत न हो। तो इस प्रकार से ये 4 योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने की। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का वर्णन, कि किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, तो हम देखते हैं इसको। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक इलेक्टोरल बोर्ड करता है। उसमें कौन सदस्य होते हैं ज़रा देखते हैं। संसद के दोनों सदनों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य यानी मनोनीत सदस्य नहीं। ध्यान रखना, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, उधर लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करता है। तो वे व्यक्ति मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसके बाद है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जैसे दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें विधानसभाएं हैं। तो सभी राज्यों की विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। केवल विधानसभाओं के सदस्य ही भाग लेते हैं। विधान परिषदें हैं कुछ राज्यों में, उनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। फिर है निर्वाचन मंडल के सदस्यों का मत का मूल्य, यानी उनके वोट का मूल्य निकाला जाता है। उसके लिए एक सूत्र है। क्या सूत्र है ज़रा देखिए। पहला है विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके वोट का मूल्य, यानी एक वो वोट देते हैं तो उसका मूल्य एक नहीं माना जाता है, बल्कि एक फॉर्मूला लगाकर उनके वोट का मूल्य निकाला जाता है। उसके लिए फॉर्मूला देखिए, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या। पहले तो उस राज्य की कितनी जनसंख्या है वो देखा जाएगा। उसके बाद उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें भाग दिया जाएगा। उस राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित ही होना है ये ध्यान रखना है, वो मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं है। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन में भाग दिया जाएगा निर्वाचित सदस्यों का विधानसभा। फिर उसमें 1000 का भाग और दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो मूल्य आएगा उसको जो है एक मत का मूल्य माना जाएगा। फिर इसके बाद संसद के जो सदस्य हैं उनके मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य का योग निकाला जाएगा। ये देखिए कि सभी राज्यों की, पहला फॉर्मूले से हर एक राज्य की अलग अलग जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनके मत का मूल्य निकल जाएगा। सभी का निकालेंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी की जनसंख्या लेते हुए और भाग उसमें उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का देते हुए, और फिर 1000 का। इस प्रकार से सभी का निकाला जाएगा। फिर उस सभी के मूल्य का योग कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभा सदस्यों के निर्वाचित, जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका मत मूल्य आ जाएगा, उसका योग कर लेंगे। फिर संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, उसके भी केवल निर्वाचित सदस्य, तो उनका जो है भाग इसमें दे दिया जाएगा। और इस प्रकार से
एक सांसद जो है उसके मत का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा और इसके माध्यम से जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी जो प्रणाली है उसका नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। निर्वाचित होने के लिए कुल वैध मतों के आधे से एक अधिक मत प्राप्त होने हैं। ये प्रणाली, इसको ज़रा समझिए किस प्रकार से ये कार्य करेगी। नीचे के पैराग्राफ में हर एक सदस्य को एक मतपत्र दिया जाता है, एक बैलेट दिया जाता है। वह उम्मीदवार, उसमें उम्मीदवारों के नाम होते हैं, जैसे ए, बी और सी, तीन व्यक्ति खड़े हैं तो तीनों के नाम होते हैं। तीनों के आगे जो है वो अपनी वरीयता अंकित करेगा, यानी एक जो सदस्य वोट देने वाला है वो तीनों को वोट देगा, लेकिन उनको वरीयता, जैसे कि एक सदस्य आया, उसने बी को पहली वरीयता दी, ए को दूसरी वरीयता और सी को तीसरी वरीयता। इसी प्रकार से हर एक जो है जो विधानसभा या लोकसभा का जो सदस्य है, इसी प्रकार से उन सदस्यों को वोट देगा। 1, 2, 3 अंकित करेगा, चाहे जिसको 1 दे दे, फिर 2 दे दे, फिर 3 दे दे, इस प्रकार से। तो इस तरह से वरीयताएं अंकित होती जाएगी। प्रथम चरण में केवल प्रथम वरीयताओं की गणना की जाएगी। उसके बाद गणना की जब बात आती है कि एक नंबर कितने को मिला है, तो एक एक नंबर के हिसाब से देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि 50% जो है मतों का +1 यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाएगा। लेकिन यदि ये जो कोटा है 50% +1, इससे कम मत प्राप्त होते हैं तो फिर दूसरे चरण की गणना की जाएगी। आगे देखिए, इसमें यदि इस दौरान किसी उम्मीदवार को निर्धारित मत प्राप्त न हो तो दूसरे चरण की गणना की जाती है। लेकिन इससे पहले प्रथम चरण में जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिले हैं, पहले चरण में हम देखेंगे, पहले चरण में गिनती करेंगे और गिनती में यदि किसी उम्मीदवार को कम वोट मिले, सबसे कम, तो उसके वोट जो है उसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में के अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलेगी कि जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति सी को सबसे कम वोट मिले तो सी के वोट ए और बी को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और फिर दूसरे चरण की गणना होगी। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि किसी उम्मीदवार को निर्धारित मत प्राप्त नहीं हो जाते। तो इस प्रकार से ये जो है हस्तांतरणीय, इसमें प्रयोग किया गया शब्द का, ये इसी कारण से किया गया है कि पहले राउंड में जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले उसको फिर अलग कर दिया जाता है, यानी दूसरे चरण में उसके मतों को नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसके जो मत थे प्रथम वरीयता के वो दूसरे उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ताकि उनके वोट बढ़ जाए। और इस प्रकार से देखेंगे हम कि एक व्यक्ति को निर्धारित कोटा क्या है कि 50% वोट का और +1 ज़्यादा वोट ये प्राप्त होना चाहिए। तो ये हुई राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया, और इसको कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, जिसमें वोटिंग निश्चित रूप से गुप्त मतदान द्वारा ही होती है, यानी खुला मतदान नहीं होता है। इसके बाद अगला जो है पॉइंट है वह है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। हम आपातकालीन प्रावधान के हमने वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखिएगा। इस वीडियो में हम इन आपातकालीन शक्तियों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने अलग से वीडियो बनाए हैं डिटेल में, पर फिलहाल सिंपली देख लेते हैं कि अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन शक्तियां होती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के 3 नाम आप जानते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है जो है अनुच्छेद 352 में, वो राज्य आपातकाल लगा सकता है जिसका लोकप्रिय नाम राष्ट्रपति शासन है और वो है अनुच्छेद 356 में, और वो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, यह है अनुच्छेद 360 में। तो इनको लोकसभा से अनुमोदन करवाने की आवश्यकता होती है। हम इस वीडियो में इन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम अलग से
आपातकालीन प्रावधानों पे वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद लेते हैं हम अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति जो है अभिभाषण यानी स्पीच देता है, और कब देता है वो 2 बार याद रखनी। ये प्रश्न पूछा गया है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कि हर एक जनरल इलेक्शन आम चुनाव के बाद संसद का जो पहला सत्र होता है उसमें वो अपना अभिभाषण देता है। अभिभाषण उसका सरकार तैयार करती है और उस भाषण को वो संसद में डिलीवर करता है। दूसरा है, हर एक जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, वित्तीय वर्ष आप जानते हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, तो हर एक वित्तीय वर्ष का जो पहला सत्र संसद का होगा उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देगा। तो ये दो जो है ये पूछा गया प्रश्न है कि कब कब देता है। तो एक तो जो जनरल इलेक्शन होगा यानी हर 5 साल पे जो इलेक्शन होता है उसके बाद नई सरकार बनती है, तो नई सरकार संसद का सत्र बुलाती है, तो उस समय पहला जो सत्र होगा उसमें भाषण देगा। और दूसरा है, उसी सरकार के रहते हुए हर साल वित्तीय वर्ष जो नया वित्तीय वर्ष चालू होता है उसके पहले सत्र में वो भाषण देता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ। स्वविवेकी शक्तियाँ क्या है राष्ट्रपति की, ये देखने लायक प्रश्न है, आता है। यानी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसमें संविधान में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, राष्ट्रपति को अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ता है। तो क्या है, पहले देखिए, लोकसभा के चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है और उसमें किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो फिर जो है राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करे ये उस समय देखेगा। और उस समय क्या देखेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई दल है जो सबसे बड़ा दल है, तो राष्ट्रपति चाहे, हालांकि बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है उसे, 272 जो सीटें चाहिए जीतने के लिए, बहुमत के लिए लोकसभा में वो नहीं मिली है, मान लीजिए 250 सीटें ही किसी दल को प्राप्त हुई है, तो अब ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो इस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे समय दे सकता है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कि आप तब तक बहुमत साबित करके लोकसभा में दिखाइए। या फिर वो देख सकता है कि दूसरे जो दल हैं उन्होंने मिलके चुनाव के बाद अपना एक गठबंधन बना लिया है और सभी दल मिल गए हैं, तो फिर वो जो है एक बहुत बड़ा गठबंधन बन जाता है जिसको 272 से भी ज़्यादा सीटें प्राप्त हो रही है, मान लीजिए जिसके पास जो है सदस्यों की संख्या 272 से भी ज़्यादा है, तो फिर उसके नेता को वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो ये, और कितना समय देगा बहुमत के लिए, ये सब कुछ उसके विवेक पे डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए अगला, लोकसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान पराजित मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देकर लोकसभा भंग करने की सिफारिश करे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुमत परीक्षण हुआ लोकसभा में और जो सरकार है वो मान लीजिए गिर जाती है, यानी उसके पास 272 से कम का आंकड़ा है, तो ऐसी दशा में वो जो है सरकार त्यागपत्र देती है, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है और साथ ही साथ ये भी कह देती है कि अब आप लोकसभा को भंग कर दीजिए और नए चुनाव में सब कुछ जाने दीजिए। तो उस समय राष्ट्रपति देखेगा कि क्या कोई वैकल्पिक सरकार बन सकती है क्या, यानी ये सरकार तो गिर गई, दूसरे जो बाकी के विपक्ष के जो लोग थे वो मिलके एक सरकार बना सकते हैं क्या, यदि बना सकते हैं, ऐसी संभावना है, तो फिर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं करेगा, यानी उसकी सिफारिश वो नहीं मानेगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी उसको अपने विवेक से काम लेना होगा। संसद द्वारा पारित, तीसरा है, संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास रखना या हस्ताक्षर कब करना है या पुनर्विचार हेतु लौटाना है, क्योंकि संविधान में समय सीमा का अभाव है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं, अनुमति के लिए भेजते हैं, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे या
उसको अपने पास रख ले या पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ये सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। और कब हस्ताक्षर करें, महीनों तक रख ले या तुरंत कर दें, तो ये सब कुछ उसके विवेक पे निर्भर करता है। संविधान में इसका जो है समय सीमा नहीं लिखी है। फिर है चौथा, किसी सांसद को अयोग्य करार देते समय यदि निर्वाचन आयोग उसकी जांच करके राष्ट्रपति को ऐसी सिफारिश करे। सांसद की अयोग्यता संबंधी कोई मामला आता है तो जो है जांच राष्ट्रपति चुनाव आयोग के पास भेजता है। चुनाव आयोग से कहता है कि इस मैटर की जांच कीजिए और अपनी रिपोर्ट दीजिए। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि उस संसद को अयोग्य, यानी जैसी सिफारिश चुनाव आयोग ने की है वैसी की वैसी मान ले, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से ये 4 स्वविवेकी शक्तियां हैं। ये वो शक्तियां हैं, जबकि इसका उल्लेख नहीं है संविधान में कि किस प्रकार से कार्य करना है। राष्ट्रपति को अपने विवेक से कार्य करना है कुल मिला के। आगे देखिए, एक और पॉइंट आता है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि मंत्री परिषद जो होती है अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सिंपल है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यही है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब क्या है कि वह लोकसभा में बहुमत होने तक ही अपने पद पर बनी रहेगी। यानी जब तक लोकसभा में उसको 272 का मैजिकल फिगर प्राप्त है, बहुमत है उसके पास, तब तक बनी रहेगी। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लोकसभा में कोई प्रस्ताव आया और वो मंत्री के खिलाफ पारित हो गया तो पूरी मंत्री परिषद ही त्यागपत्र देगी। उसमें मंत्री परिषद के निर्णयों से प्रत्येक मंत्री बाध्य है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी मंत्री परिषद की बैठक होती है उसमें मंत्री उपस्थित हुआ हो तो वो उसके निर्णयों से बाध्य है। हालांकि मंत्री परिषद में उसके विचार कुछ अलग थे, जो निर्णय लिया गया उससे वो सहमत नहीं था, फिर भी वो बाध्य है। और यदि फिर भी वो असहमत रहता है तो उसको त्याग पत्र देना होगा। तो इस प्रकार से ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, जिसमें बहुत सी बातें हैं। लोकसभा में तब तक रहेगी जब तक कि उसे बहुमत प्राप्त है, और किसी मंत्री के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद त्यागपत्र देती है, न कि केवल सिंगल मंत्री। आगे देखिए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति किसी मंत्री को व्यवहार में प्रधानमंत्री के परामर्श से ही, यह है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्रियों का लोकसभा के प्रति, जबकि एक मंत्री का व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है वो है राष्ट्रपति के प्रति। इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करता है और अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा तक ही वो बना रहेगा। जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में राष्ट्रपति उसको अपनी मर्जी से नहीं हटाता है, बल्कि प्रधानमंत्री जब सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि इस मंत्री को हटा दीजिए, तब वो उसको पद से हटाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, द्वैध शासन। द्वैध शासन जो है हम देख चुके हैं। अनुच्छेद अधिनियम 1919 और 1935 में द्वैध शासन का उल्लेख है। उसके हमने वीडियो बनाए हैं अलग से, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। भारत का जो संविधान का जो विकास है उसके इतिहास के वीडियो बनाए हैं हमने सभी अधिनियमों पे, तो उसको ज़रूर देखिए। पर फिलहाल यहाँ द्वैध शासन का अर्थ समझ लेते हैं छोटा सा, कि शासन के जो विषय हैं उनको 2 वर्गों में बांटा है। द्वैध शासन का अर्थ है कि शासन के जितने भी विषय हैं, सत्ता जो शक्ति है, उसको 2 भागों में बांटा। एक भाग हो गया हस्तांतरित भाग और दूसरा हो गया आरक्षित। इन 2 भागों में बांट दिया। आरक्षित विषय में क्या होगा, राज्यों में तो गवर्नर और सेंटर में वाइसराय या गवर्नर जनरल जिसे आप कहें, के द्वारा अपनी परिषद के माध्यम से उन विषयों पर शासन किया जाएगा। हस्तांतरित में क्या होगा, राज्यों में गवर्नर और केंद्र में वाइसराय द्वारा विधायिका के प्रति मंत्री जो है, मंत्री जो नियुक्त किए गए हैं, बनाए गए हैं, उनकी सहायता से शासन। तो कुल मिला के सिंपल है, आरक्षित में सर्वे सर्वा होता है गवर्नर और वाइसराय, जबकि हस्तांतरित में उसके
मंत्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, बस ये अंतर है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि केंद्र में यह लागू नहीं किया जा सका और प्रांतों में भी 1919 में जो लागू हुआ था उसको वापस समाप्त कर दिया था 1935 में, और केंद्र में यह कभी लागू हो ही नहीं पाया। हालांकि प्रावधान था 1935 के एक्ट में, पर लागू नहीं हो पाया। चलिए अगला हम जो है एक पॉइंट ले लेते हैं, और इसमें द्वैध शासन के बाद एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इसके कार्य क्या क्या हैं? तो ये प्रधानमंत्री का कार्यालय है और वो क्या क्या कार्य करता है जो देखते हैं। इसका मुख्य कार्य है प्रधानमंत्री को शासन प्रमुख के रूप में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्रधानमंत्री, शासन का प्रमुख है, के रूप में जितने भी कार्य संपन्न करता है उसमें सहायता प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री को अपने कार्य को करने में सहायता प्रदान करने वाला कार्यालय है प्रधानमंत्री कार्यालय। डिटेल में आप देखें तो इसके कार्य क्या क्या होंगे। प्रधानमंत्री के अधीन मंत्रालयों और विभागों और उसकी अध्यक्षता वाले आयोगों, परिषदों, समितियों के कार्यों और उत्तरदायित्व के निस्तारण में सहायता करना। प्रधानमंत्री के अधीन कुछ कार्यालय, कुछ विभाग आते हैं, प्रधानमंत्री कुछ विभाग अपने पास रखता है। तो जैसे मान लीजिए कार्मिक विभाग प्रधानमंत्री के पास है, तो उसके जो कार्य हैं उसके निस्तारण में। इसके अलावा प्रधानमंत्री विभिन्न आयोगों और परिषदों का अध्यक्ष होता है, जैसे नीति आयोग का प्रधानमंत्री अध्यक्ष हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का हुआ। तो इनसे संबंधित जो कार्य हैं इनको देखने का भी जिम्मा पीएमओ के पास है। इसके अलावा विभिन्न समितियों का भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो सकता है, तो उन समितियों से संबंधित कार्य भी। तो जितने भी आयोग, समितियां, परिषद हैं या प्रधानमंत्री के अंडर में जो मंत्रालय और विभाग हैं उनके कार्यों को करने में प्रधानमंत्री को सहायता देगा। दूसरा इसका कार्य देखिए, महत्वपूर्ण मामलों को पूर्ण विवरण व सुझाव सहित उसके समक्ष यानी प्रधानमंत्री के समक्ष जो भी मामले आते हैं, देश में विभिन्न प्रकार के मामले आते हैं, उन मामलों को प्रधानमंत्री के सामने रखेगा। इसके अलावा संसद में प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर तैयार करने का काम ये करेगा। उसके प्रधानमंत्री को जो प्राप्त होने वाली शिकायतें हैं, विभिन्न शिकायतें प्रधानमंत्री को प्राप्त होती है, उनका परीक्षण करेगा। प्रधानमंत्री देश और विदेश में यात्राएं और दौरे करता है, जनसंपर्क करता है, तो उसकी व्यवस्थाएं भी करने का कार्य इसी पीएमओ का ही होता है। इसके बाद है अगला पॉइंट, सॉरी, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों आदि से संपर्क स्थापित करने में प्रधानमंत्री की सहायता करना। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से, राज्यों के राज्यपालों से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और राष्ट्रपति से संपर्क करता है, विभिन्न मामलों पर बातचीत करता है, तो उससे संबंधित सारे कार्य भी करने का दायित्व पीएमओ का ही है। प्रधानमंत्री के अतिथियों के सत्कार और ठहरने की व्यवस्था, प्रधानमंत्री के विभिन्न अतिथि आते हैं, चाहे विदेशों से आए चाहे भारतवर्ष से आए, उनके सत्कार की व्यवस्था और उनके ठहरने की व्यवस्था करता है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में उसको सहायता देना, और प्रधानमंत्री राहत कोष, एक पीएम रिलीफ फंड बना है जिससे तुरंत राहत प्रदान की जाती है अफेक्टेड लोगों को, तो उसका संचालन करना। और प्राकृतिक आपदाएं, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाती है या कहीं भूकंप आ जाता है, इस प्रकार की आपदाएं आ जाए, तो इन आपदाओं से निपटने में प्रधानमंत्री को सहायता देना। उसके बाद कुछ और कार्यालय हैं जिनके साथ भी यह समन्वय करता है। जैसे देखिए, कैबिनेट सचिवालय एक है जो हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, केंद्रीय सचिवालय है, और प्रधानमंत्री हाउस जो है उसके साथ समन्वय, यानी इन कार्यालयों के साथ तालमेल बैठा के ये चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय और इन कार्यालयों में किसी प्रकार की जो है विरोधाभास उत्पन्न न हो, ये देखना भी इसका प्रमुख है। और उसके आदेशों को, प्रधानमंत्री के जो आदेश होते हैं उनको इन संगठनों तक पहुंचाना कि भाई ये कार्य किया जाना है, तो ये कार्य कौन करेगा,
इससे संबंधित संगठन को आदेश प्रेषित करना। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री कार्यालय जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यालय है हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में। प्रधानमंत्री एक हेड ऑफ द नेशन है, माफ़ कीजिए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति होता है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में, भारत सरकार के मुखिया के रूप में जितने भी कार्य प्रधानमंत्री करता है उन सभी कार्यों को करने की वास्तव में जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय की होती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेंगे, जैसे कैबिनेट सचिवालय हम देखेंगे और कुछ अन्य टॉपिक भी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जो है अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।